हाँ, हम लोग लाइव हो चुके हैं दोस्तों। जनमत के तमाम श्रोताओं साथियों, जनसंस्कृति मंच की ओर से वीरेंद्र डंगवाल की स्मृति में हर साल सालाना व्याख्यान माला शुरू करने की योजना बनी है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बार पहला व्याख्यान देने के लिए वरिष्ठ कवि, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित और आज के समय में कविता में प्रतिरोध की एक सशक्त आवाज, विश्वसनीय आवाज राजेश जोशी जी ने सहमति प्रदान की। बिना अधिक भूमिका के थोड़ा सा आप लोगों से परिचय कराते हुए कि आने वाले सालों में हम लोग इस व्याख्यान माला को वीरेंद्र जी के पसंदीदा और प्रिय शहरों में भी ले जाने की योजना है हमारी। इलाहाबाद, बरेली, पटना, भोपाल, तमाम इस तरीके के शहर में इस कार्यक्रम को हम ले जाएंगे। राजेश जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं समकालीन जनमत परिवार जनसंस्कृति मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि वीरेंद्र स्मृति प्रथम व्याख्यान माला के अवसर पर व्याख्यान प्रदान करने की कृपा करें। राजेश जी व्याख्यान माला के बाद अपनी कविताओं का पाठ भी जनमत के पाठकों और श्रोताओं के लिए करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और बातचीत शुरू करें। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मित्रों। वीरेंद्र का कल जन्मदिन है और ये सचमुच मेरे लिए बहुत ही एक आत्मीय क्षण है जब वीरेंद्र को याद करते हुए ये आप लोगों से बातचीत करने का समय मुझे मिला है और जनमत ने मुझे ये अवसर दिया है। वीरेंद्र के साथ चाहे कम मुलाकातें हुई हों पर बहुत लंबी और बहुत ही कारगर और कहना चाहिए बहुत यादगार किस्म की मुलाकातें उससे हुई हैं। एक तो भोपाल से उसका एक खास रिश्ता रहा है। भोपाल में उसके भाई भी थे और बहनोई भी भोपाल में थे। दूसरी बात, मेरे में और वीरेंद्र के बीच में एक कॉमन फ्रेंड हुआ करते थे, हेमंत तिवारी, जो अब नहीं रहे, जो स्टेट बैंक में ऑफिसर थे और हम दोनों के मित्र थे। तो अक्सर वाया हेमंत तिवारी हम लोग एक दूसरे की खबरें लिया करते थे। तो आज ये सचमुच बहुत ही सुंदर अवसर है। मैं कुछ पंक्तियां अपने दोस्त वीरेंद्र डंगवाल की कविता के बारे में पढ़ के अपनी बात आगे शुरू करूंगा। नगण्यता की विनम्रता, गर्वीली ताकत, यही वाक्य है जो वीरेंद्र की कविता का केंद्रीय पद या सूत्र वाक्य हो सकता है। नगण्यता, विनम्र, गर्वीली और ताकत, चारों शब्द लगभग विपरीत से लग सकते हैं, लेकिन इन चारों को उनके अंतर विरोधी से लगते अर्थ और ध्वनि के साथ वीरेंद्र एक ही पद में रख देते हैं। यही वे संरचना है जो वीरेंद्र की कविता के मूल स्वभाव को रचती है। नगण्यता की अपनी ताकत का परिचय देती है और विनम्रता गर्वीली हो जाती है। कमजोर की ताकत को पहचानने और उसे व्यक्त करने की भाषा को हर कवि अपने ढंग से ईजाद करता है। वीरेंद्र की खूबी शायद यह है कि वे नगण्यता की इस गर्वीली ताकत का पता देते हुए बहुत मुखर कभी नहीं होते। वे मजे मजे में लगभग चुहल करते हुए इस ताकत का बखान कर देते हैं। हर प्रतिबद्ध कविता इसे ही पाने की शायद कोशिश करती है। इसके साथ ही वीरेंद्र की एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे हम कविता और स्वतंत्रता के बारे में आगे बात कर सकें। ये कविता है बच्चा और गौरैया। इस तरह बदहवास मत टकराओ गौरैया, खिड़की के कांच से, शीशे से तुम्हारी चोंच टूट जाएगी और नाखून उचट जाएंगे। मेरे बच्चे की किलकारियों से मत डरो।
मेरे बच्चे की किलकारियों से मत डरो, वे तुम्हारे प्रति उसके उल्लास की उत्तेजना से निकली हैं। तुम्हारा धनिये के बीज जितना हृदय पटपटाता होगा और नन्ही सी जीभ खुश्क होती होगी। मुझ पर संदेह मत करो गोरैया, मुझ पे संदेह मत करो गोरैया। लो, मैं खिड़की खोलता हूं, जाओ बाहर उड़ जाओ, धूप में अपने बदन को फुलाओ और मटमैली ऊन का गुच्छा बनाओ। यहीं से हम शायद इस पंक्ति के साथ ही हम शायद कविता और स्वतंत्रता पर कुछ बातें कर सकते हैं। यूं भी अगर हम देखें तो कविता और स्वतंत्रता का जो संबंध है वो लगभग नाविनालबद्ध संबंध है। वे अपनी प्रक्रिया में ही स्वतंत्र होने और होते जाने के लिए अभिशप्त हैं। इसलिए वे अपने स्वभाव में ही हर तरह की सत्ता का प्रतिपक्ष होती है। वे हर तरह के पावर स्ट्रक्चर या शक्ति संरचना का प्रतिपक्ष है। मुक्तिबोध की पंक्तियों को याद करें। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को, जन को। कविता और जन और मुक्ति का मन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। गुलियन ने कहा है कि जिस कविता की भाषा सामूहिक स्मृतियों की भाषा से नहीं गुजरती, वे कविता की भाषा हो ही नहीं सकती। इसलिए कविता को अपने समय के ही साथ नहीं, अपने जन के साथ भी एक गहरा रिश्ता बनाना ही होता है। उसके बिना कोई कविता ही नहीं हो सकती। इसलिए कविता को मुक्ति के मन से या जन से अलग नहीं किया जा सकता। स्तुति गान कविता नहीं होते, कसीदे लिखे गए हैं पर वो सब कविता नहीं है। मुझे लगता है हमेशा बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि बहुत सारी चीजें कविता जैसी जो दिखती हैं वो सब कविता होती हैं, पर ऐसा होता नहीं। वस्तुतः कविता होना एक अलग और कठिन काम है। बहुत पहले निराला ने कविता की मुक्ति के संदर्भ में कहा था कि मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यहाँ छंदों के शासन को अक्सर बड़े दूसरे अर्थ में मान लिया गया कि मुक्त छंद की बात निराला कर ही रहे थे, पर वो अर्थ उतना भर नहीं था। उससे कहीं अधिक बड़ा अर्थ मुक्ति का निराला के लिए है। उन्होंने कहा, निराला ने इस आगे, कि भावों की मुक्ति छंद की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वतंत्र हैं। निराला ने इसलिए वर्णव्रत और मात्राव्रत दोनों से कविता के छंद को मुक्त किया। यानी छंद से मुक्ति ही नहीं बल्कि छंद को भी मुक्त करने की आवश्यकता पर निराला ने बात की। निराला ने कहा कि काव्य की आत्मा आत्मा की तरह स्वभाव से ही स्वतंत्र है। उक्तियों की नवीनता इसी स्वातंत्र का परिचय देती है और वह जितनी अधिक स्वतंत्र होगी उतनी ही ज्यादा चमकेगी। तो इस बात को ज्यादा बड़े अर्थ में हमें समझना होगा कि कविता मूलतः यानी बिना स्वतंत्रता के, जैसे एक चिड़िया जिसके पंख उग आए हैं उसे आप उड़ान से अलग नहीं कर सकते, इसी तरह कविता को उसकी स्वतंत्रता से अलग नहीं कर सकते। बिना स्वतंत्रता के वो जीवित ही नहीं। इसलिए उसके स्वभाव में, उसकी आत्मा में एक स्वतंत्रता है। एक कुछ पंक्तियां जो निराला की बहुत ही
सुंदर पंक्तियां हैं। आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू, प्रिय छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह। ये जो छोटी राह है छंदों की, ये कमोबेश इससे ही मुक्त होते हुए, इससे ही बाहर आते हुए, बाहर आने की कोशिश करते हुए निराला ने कविता के वो रास्ते खोले जिससे आगे आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए कविता के रास्ते या कविता के मैदान बहुत चौड़े हुए। तो इस अर्थ में कविता की मुक्ति को समझा जाना चाहिए। कुछ बातें हमें उसकी प्रक्रिया में जो मुक्ति है, कविता की आंतरिक प्रक्रिया में एक जो मुक्ति है, किस तरह वो अपने को अंदर से मुक्त करती है, इस पे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कविता अपने आसपास के जीवन की सच्चाइयों और जीवन के सत्य का एक किस्म का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ये पद प्राणी शास्त्र के विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ पद है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, इस प्रक्रिया में होता यह है कि एक प्रजाति के जीव का विकास उसे एक ऐसे जीव में परिणत कर देता है जहां वह अपनी पूर्व प्रजाति से बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी जिस प्रजाति से वो विकसित हुआ है उससे वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। एक प्राणी है जिसका नाम है फोसा, कुछ बड़ी बिल्ली और कुछ भेड़िए जैसा जीव है वो। इस जीव के बारे में शोध बताती है कि वे नेवले से विकसित हुआ है, लेकिन अब अगर उसे देखें तो फोसा नेवले के आकार का नहीं लगता, नेवले से बहुत भिन्न लगता है। वो लोमड़ी जैसा लगता है या बड़ी बिल्ली जैसा लगता है, लेकिन कविता की अंतर वस्तु ही नहीं, उसका शिल्प भी वस्तुतः समाज का ही उत्पाद है। लेकिन होता क्या है कि कवि का हस्तक्षेप इस अंतर वस्तु को ही नहीं बदलता, शिल्प को भी बदल देता है। इस तरह एक कविता जिन स्रोतों से आई है, जिन स्रोतों से उसका जन्म हुआ है, उन स्रोतों से वो बहुत भिन्न रूप ग्रहण कर लेती है, बहुत भिन्न तरह की कविता बन जाती है या नजर आती है। प्रकृति में चाहे इवोल्यूशन की इस प्रक्रिया में किसी अन्य की कोई भूमिका हो या ना हो, कविता में लेकिन कवि की महत्वपूर्ण भूमिका इसे प्रकृति की प्रक्रियाओं से अलग करती है। वो उतनी स्वतंत्र नहीं होती, वो उसमें कवि का हस्तक्षेप हमेशा मौजूद होता है, उसकी स्वतंत्रता में या उसके बदलाव में या उसमें उस प्रक्रिया में जिसमें वो बदल रही है। तो उसमें एक कवि का हस्तक्षेप हमेशा बना रहता है। हालांकि कई बार लगता है कि कविता स्वयं कवि की भूमिका को नियंत्रित और निर्धारित भी करती है। कई बार कविता अपने को जैसा चाहती है वैसा लिखवा लेती है। वो कवि से एक प्रक्रिया में बढ़ते हुए वो कवि से भी स्वतंत्र हो जाती है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो कवि को एक तरह से डिक्टेट भी करने लगती है, वो एक तरह से कवि को नियंत्रित करने लगती है। ये उसकी एक स्वतंत्र सत्ता बन जाती है। बहुत लोगों को याद होगा कि कुबला खान जैसी विश्व प्रसिद्ध कविता ने नींद में आकर और अपने को लिखवाया। वो नींद में लिखी गई कविता थी। तो कविता की रचना प्रक्रिया में एक ऐसा क्षण आता है जहां कविता की ऐसी सत्ता बन जाती है जो कवि को निर्देशित कर सकती है या कवि से स्वतंत्र होती है। कई बार कविता के लिखे जाने के बाद जब हम उसे देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें ऐसी कई पंक्तियां हैं या ऐसे कई बिंब हैं या ऐसी कई बातें हैं
जो हमने पहले सोची नहीं थी, जो हमारे कम से कम जो चेतस मस्तिष्क है उसमें पहले से वो दर्ज नहीं थी। तो ऐसा बहुत बार लगता है कि अपनी ही कविता एक तरह का आश्चर्य, एक तरह का जादू। जैसा कि आप जॉर्ज थॉमसन ने जादू और कविता के रिश्तों को पे बात की है, तो कविता में जादू उस अर्थ में नहीं, पर कविता में एक जादू होता है जो उसे, जो कवि को स्वयं को आश्चर्यचकित कर देता है। और इस तरह अगर हम देखें तो यहीं वो रिश्ता बनता है जो कवि का और उसके पाठक या श्रोता या जो भी आप कहें, या जन जो है उसके साथ रिश्ता बनता है। कि बहुत बार कविता सुनते हुए पाठक या श्रोता या पढ़ते हुए या सुनते हुए श्रोता को लगता है कि अरे ये वही बात है जिसे हम कहना चाहते थे। तो ये वो बात कैसे ये बन जाती, कैसे ये बात आती है, ये अपने आप में एक जादू है जिसमें कवि की बात को ही, कवि की बात वहां पहुंच जाती है जो पाठक या श्रोता के हृदय की बात है। इस तरह वो एक संबंध बना लेती है। इसीलिए कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कविता में और कहानी में ये अंतर है कि कहानी सुनते हुए आप कहते हैं कि हाँ आगे क्या हुआ, पर कविता सुनते हुए कहता है आदमी कि इसे दोबारा कहिए, ये दोबारा कहिए जो है, क्योंकि ये उसके मन की बात है। इसे उसे आगे की कथा नहीं जानना है। यहाँ उसे लगता है कि मेरे मन की बात को मैं बार बार सुनूं, बार बार दोहराई जाए, इसलिए वो कविता को दोहराने की बात करता है। और एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि इसीलिए कहीं की भी जनता दुनिया में, वो राजा रानियों, नेताओं, शासकों को इतिहास की किताबों में सौंप देती है और निश्चिंत हो जाती है और उन्हें भूल भी जाती है। वो चाहे कितने ही बड़े शासक रहे हों, चाहे कितने ही बड़े तानाशाह रहे हों, लेकिन वो कवि को अपनी स्मृतियों में रखती है। इसीलिए होता है कि एक बिल्कुल निरक्षर आदमी जिसने कभी शब्द को नहीं जाना, वो भी अचानक कभी कबीर का पद, कभी तुलसी की कोई अर्धाली, कभी मीरा की कोई पंक्ति, अचानक अपने दुख को प्रकट करने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए अचानक तुलसी की अर्धाली बोलता है, या कबीर की कोई पंक्ति बोलता है, या मीरा की कोई पंक्ति बोलता है, या सूर की कोई पंक्ति, या उर्दू में गालिब के बहुत सारे शेर अचानक जबान पर चढ़ाते हैं। मीर के कई पद, कई शेर अचानक जबान पर आ जाते हैं। ये जो संबंध है बुनियादी रूप से, ये सत्ता के साथ हमेशा प्रतिपक्ष में रहने वाली ये आवाज जिसे हम कविता कहते हैं, वो वस्तुतः एक जन की आवाज है जो कवि के मुंह से यानी प्रकट होती है। तो कवि का और जन का अगर रिश्ता जितना सघन होगा, ये आवाज या इसमें आने वाले स्वप्न उतने ही ज्यादा जनता के स्वप्न और जनता की आवाज की तरह होंगे। और तभी शायद एक महान कविता या एक सार्थक कविता या एक स्मृतियों में बस जाने वाली कविता हमारे सामने आएगी। और वही कविता वास्तव में जिसे हम कालजयी कहते हैं, जिसे बहुत सारी कविता, हिंदी की बहुत सारी कविताएं हैं जो कालजयी हैं, जैसे तुलसी कालजयी हैं या कबीर कालजयी हैं, उसी तरह तो कालजयी कविता जो होगी वो वही होगी जितना सघन रिश्ता आपका अपनी जनता से होगा या जनता के सुख दुख को पहचानने से होगा, उतना ही ज्यादा आप आगे जाकर कविता को विकसित कर पाएंगे। एक फोटोग्राफर हुए हैं बहुत बड़े, जिनका नाम था कार्स्टन पीटर।
और उन्हें इसलिए जाना जाता था कि वो जो ज्वालामुखी सक्रिय होते थे, जो यानी ज्वालामुखी से अचानक सक्रिय हो गया है, जो फूट रहा है, फूटने की प्रोसेस में है, उसके फोटोग्राफ्स वो लेते थे। तो कहा जा सकता है कि कविता हमेशा ही कार्स्टन पीटर की तरह सक्रिय ज्वालामुखियों के फोटोग्राफ लेने का, जोखिम उठाने का काम करती है, या जोखिम उठाना उसे पड़ता है। कविता को इसी तरह हमेशा कार्स्टन पीटर की तरह जनता के बीच जो ज्वालामुखी है, जो उसकी समस्याओं से, जो उसके सपनों से, जो उस पे हो रहे अन्यायों के कारण जो ज्वालामुखी कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उनकी सक्रिय उपस्थिति का, उनकी सक्रियता का फोटोग्राफ खींचने का जोखिम उठाने वाली रचना ही वास्तव में किसी भी समय की एक बड़ी कविता बन सकती है। जो वीरेन की एक जो बहुत ही सुंदर कविता है कि हम जिस समय ये बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य से हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें वरवर राव जैसे कवि ही नहीं, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को बहुत सारे गलत आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया गया है, उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है, उनकी जमानतें तक नहीं ली जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसके लिए कवि वीरेन डंगवाल ने लिखा था, किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है, किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है जिसमें बस वही दमकता है जो काला है। दुर्भाग्य से हम जिस समय में ये बात कर रहे हैं, उस समय में वही दमक रहा है, वही चमक रहा है जो काला है। और ये साफ है कि इस जो काला है उसी के प्रति प्रतिरोध की आवाज ही कविता है। उसे उतना ही शक्तिशाली बनना होगा कि ऐसे समाज को वो बदल सके जिसमें काला ही हमेशा चमकता है या काला ही हमेशा दमकता है। यही कुछ बातें थीं जो वीरेन डंगवाल की कविता के संदर्भों के साथ, और सच बात यह है कि इस अवसर पर कविता और स्वतंत्रता के रिश्तों पर कुछ और पहले हम लोग शायद सोचते, शायद और विस्तार से कुछ बात करते, पर मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सभी जानते हैं कि हम कविता और स्वतंत्रता के जो रिश्ते हैं वो इतने सघन और इतने अभिन्न हैं कि उन्हें अलग करके हम देख ही नहीं सकते। इस मुक्ति के मन को और इस जन को छल नहीं सकता। जो मुक्तिबोध बहुत पहले कह गए कि कोई भी पूंजी से जुड़ा हुआ मन इसे ना तो छल सकता है, न इसे बदल सकता है। समाज को तो हर हाल में, ये वर्तमान समाज जो है ये चल नहीं सकता, जो मुक्तिबोध कह गए थे। हम सब लोग उसमें विश्वास करते हैं कि अंत तो गतवा इसे बदलना ही होगा। इसके साथ ही मित्रों कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। ये एक कविता है, एक अलग पृथ्वी। मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई घर नहीं, पहले भी कभी था ही नहीं, अब तो मेरा कोई मुल्क भी नहीं रहा। ऐसा ही मुझे बताया गया है। तो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ टिकाऊं अपने पांव। मैं कोई परिंदा भी नहीं, मेरे पास पंख भी नहीं कि मौसमों के साथ बदलता रहूं अपना मुल्क। पृथ्वी तो पहले ही बांट ली गई, खींच दी गई उस पर अलग अलग मुल्क की रेखाएं।
धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं कि जहां बेवतन लोग अपना डेरा डाल सकें। कहां कहां किस मुल्क से आए थे मेरे बाप दादे मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन थे मेरे माँ बाप। मुझे तो किसी कचरे के डब्बे से उठाया गया। न मुझे मेरी जात पता है, न मेरा धर्म। एक धर्म अपना हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ तो दूसरा काट देने को दौड़ता है। इसी चक्कर में अभी तक मेरा कोई नाम भी तय नहीं हो सका। किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं। किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं। इतनी बड़ी धरती पर मैं कहीं का नागरिक नहीं। ओ सूर्य कुछ करो, कुछ ऐसा करो। ओ सूर्य कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ जिसे मुल्कों में तकसीम ना किया जा सके, जो हर बेवतन का वतन हो, जहां हर गणतंत्र से निष्कासित कवि के लिए अपना एक घर हो। ये एक और छोटी कविता है, गांधी की घड़ी। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियां, घोंगे और केकड़े पड़े हैं और हवा दुर्गंध से भर गई है। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं। उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था, जिसका विलोम प्रायोजित भीड़ ने लतिया कर फेंक दिया है उसे कूड़े के ढेर पर। ये कविता है रोशनी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कभी कभी अचानक जब घर की बत्ती गुल हो जाती थी तो किसी न किसी पड़ोसी के घर में जलाई गई मोमबत्ती की कमजोर सी रोशनी हमारे घर तक चली आती थी। कभी कभी सड़क की रोशनियां खिड़की से झांक कर घर को रोशन कर देती। और कुछ नहीं तो कहीं भीतर बची हुई कोई धुंधली सी मगर जिद्दी रोशनी कम से कम इतना तो कर ही देती थी कि दिया सलाई और मोमबत्तियों को ढूंढकर जला लिया जाए। कोई कहता है कि इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था। कोई कहता है कि इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्नि काठ में या पत्थर के गर्भ में छिपी थी। तब इतना धुंधला नहीं था आकाश। तब इतना धुंधला नहीं था आकाश। नक्षत्रों की रोशनी धरती तक ज्यादा आती थी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। लगता है ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं, पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलता जा रहा अंधकार है। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी देवी फिसल कर गिर गई है गर्त में। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर अंधेरे को कोई अंधेरा न कह सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर कोई अंधेरे को अंधेरा न कह सके, कि हाथ को हाथ ना सूझे, कि आंख के सामने घटे अपराध की कोई गवाही न दे सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। ये कविता है छोटी सी, मैं झुकता हूं।
दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूं। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूं। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूं अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूं लेकिन उस तरह नहीं। झुकता हूं लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। कविता है रात किसी का घर नहीं। रात गए सड़कों पर अक्सर एक ना एक ऐसा आदमी जरूर मिल जाता है जो अपने घर का रास्ता भूल गया होता है। रात गए सड़कों पर अक्सर एक ना एक आदमी ऐसा जरूर मिल जाता है जो अपने घर का रास्ता भूल गया होता है। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो घर का रास्ता तो जानता है पर अपने घर जाना नहीं चाहता। एक बूढ़ा मुझे अक्सर रास्ते में मिल जाता है। कहता है कि उसके लड़कों ने उसे घर से निकाल दिया, कि उसने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। लड़कों के बारे में बताते हुए वह अक्सर रुआंसा हो जाता है और अपनी फटी हुई कमीज को उघाड़ कर मार के निशान दिखाने लगता है। कहता है उसने बचपन में भी बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसके बच्चे उसे हर दिन पीटते हैं। कहता है कि वह अब कभी लौटकर अपने घर नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे लगता है कि उसने यूं ही गुस्से में बोल दिया था ये वाक्य। अपमान पर हावी होने लगती है एक अनिश्चितता, एक भय अचानक घिरने लगता है मन में। थोड़ी देर बाद वह अपने आप से ही हार जाता है। दूसरे ही पल वह कहता है कि अब इस उम्र में वह कहाँ जा सकता है। वह चाहता है मैं उसके लड़कों को जाकर समझाऊं कि लड़के उसे वापस घर में आ जाने दें, कि वे चुपचाप एक कोने में पड़ा रहेगा, कि वे बाजार के छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने का काम तो वे करता ही रहा है कई साल से। वे चुप हो जाता है, थक कर बैठ जाता है। जैसे ही लगता है कि उसकी बात पूरी हो चुकी है, वह फिर बोल पड़ता है। कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, कभी कभी चिड़चिड़ा जाता हूं। सारी गलती लड़कों की ही नहीं है, वे मन के इतने बुरे भी नहीं हैं। हालात ही इतने बुरे हैं कि उनका भी हाथ तंग रहता है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो प्यार करते हैं। मेरा तो पूरा समय उन्हीं के साथ बीत जाता है। फिर अचानक वह खड़ा हो जाता है और कहता है हो सकता है वे मुझे ढूंढ रहे हैं। उनमें से कोई ना कोई थोड़ी देर में ही मुझे लेवाने आ जाएगा। आप अगर मेरे लड़कों में से किसी को जानते हो तो उससे कुछ मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। बुदबुदाते हुए वे आगे चल देता है। रात किसी का घर नहीं होती, किसी बेघर के लिए, किसी घर से निकाल दिए गए बूढ़े के लिए, मेरे जैसे आवारा के लिए रात किसी का घर नहीं होती। उसके अंधेरे में आंसू तो छिप सकते हैं कुछ देर, लेकिन सिर छिपाने की जगह वह नहीं देती। मैं उस बूढ़े से पूछना चाहता हूं पर पूछ नहीं पाता कि जिस तरफ वे जा रहा है क्या उस तरफ उसका घर है। ये एक कविता है टॉमस मोर
1478 से लेकर 1535 का समय उनका समय रहा है। उनने अनेक कृतियों की रचना की थी। यूटोपिया उनकी एक प्रसिद्ध किताब है। इसमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों की आलोचना की गई। कुछ लोगों का मत है कि ये समाजवाद की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वे एक सच्चे ईसाई थे। उन्होंने राजा को चर्च का धार्मिक नेता मानने से इनकार किया और इसी कारण उन पर 1534 में देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उसने राजा को ईसाई विश्व का धार्मिक अध्यक्ष मानने से भी इनकार कर दिया। सन 1535 में उसे प्राणदंड देने के बाद उनका कटा हुआ सर लंदन ब्रिज पर लटका दिया गया कि लोग देखें और अपना निर्णय खुद ले सकें। यही टॉमस मोर का छोटा सा परिचय है। इस कविता मैं आपको सुनाता हूं। टॉमस मोर। मैं टॉमस मोर का कटा हुआ सिर हूं। उन्होंने मुझे लंदन ब्रिज पर लटका दिया है कि लोग देखें और अपना निर्णय अपने आप ले सकें। ईसा के सिर पर रखे कांटों के मुकुट की तरह मेरे सिर पर रखी हैं एक दूसरे को काटती तेज रोशनियों की शहतीरें। उन्होंने मुझ पर देशद्रोह का अभियोग लगाया, मुकदमा चलाया कि सारी कार्यवाही न्याय संगत लगे। फिर मेरे लिए मृत्युदंड की सजा को तजवीज किया। मृत्युदंड देकर भी लेकिन उन्हें पूरी तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने मेरा सिर काट कर लंदन ब्रिज पर लटका दिया। इस तरह शक्ति की एक नई संरचना ने आकार लिया। मैं टॉमस मोर का कटा हुआ सिर हूं। उन्होंने मुझे लंदन ब्रिज पर लटका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राज सत्ता और धर्म के संबंधों का विरोध करना बंद कर दूं। मैंने इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि मैं राजा को धर्म सत्ता का अध्यक्ष मान लूं। मैंने इनकार कर दिया। मैं टॉमस मोर का कटा हुआ सिर हूं। उन्होंने मुझे लंदन ब्रिज पर लटका दिया है कि लोग देखें और अपना निर्णय अपने आप ले सकें। मेरे हजारों तर्क भी जिस बात को समझाने में लाचार रहे, क्या उम्मीद करूं कि मेरा कटा हुआ सिर कभी उसे समझा पाएगा? मैं टॉमस मोर का कटा हुआ सिर हूं और धर्म और राज सत्ता के बीच बने पुल पर लटका हूं। ये एक कविता सुना रहा हूं। ये कागज धीरे धीरे मटमेला होता जा रहा है। ये कागज धीरे धीरे मटमेला होता जा रहा है। पहले किनारों से उतरना शुरू हुआ एक मटमेलापन और धीरे धीरे उसने इसकी पूरी सफेदी को ढांक लिया। पेड़ से टूटे पत्ते की तरह सूखती जा रही हैं इसकी अदृश्य शिराएं। नहीं बचा पहले जैसा लचीलापन। जब ये एकदम अछूता था और नया नया, तो कितनी भी बार मोड़कर वापस खोला जा सकता था। इसे गोल गोल लपेटकर पुंगी बनाई जा सकती थी। अंगूठे और उंगली के बीच एक कोने से पकड़कर जब जोर से झटका देता था तो लिपलिपी तलवार की तरह खड़खड़ाता था। लगता था जैसे इसकी इच्छाओं में मौजूद सारे शब्द आपस में टकराकर बज उठे। दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड की तरह इतने धारदार थे इसके किनारे कि असावधानी में कभी कभी उनसे उंगली कट जाती थी। लेकिन ये कागज अब मटमेला होता जा रहा है। सूखती जा रही हैं इसकी अदृश्य शिराएं। अपने पर कभी लिखे गए शब्दों को ये जैसे तैसे ढो रहा है, जिन्हें ठीक ठीक पढ़ पाना भी अब मुश्किल है। खाली बची जगह पर नया कुछ लिख पाना नामुमकिन। बॉल पेन को हल्के से भी छुआकर लिखना चाहूं कोई शब्द तो वहीं बन जाती है एक दरार। पूरी तरह सूख चुकी है ये कागज की त्वचा। पूरी तरह सूख चुकी है इस कागज की त्वचा। जहां से भी मोड़ो वहीं से टूट जाता है। लगता है कोई भी जुगत अब इसे ज्यादा दिन बचा नहीं पाएगी।
स्मृति में भी कितने दिन बचेगा कहना मुश्किल है। ये एक कविता सुनाता हूं, मेरा नया फोन नंबर। ये थोड़ी सी अधिक पंक्तियों की कविता है, और अब तो हालांकि मोबाइल आने के बाद फोन नंबर को बदले हुए नंबरों को बताने के लिए अब कोई पोस्ट कार्ड नहीं लिखता, पर ये कविता उसी की याद है। मेरा फोन नंबर बदल गया था, बदल गए फोन नंबर की सूचना देने को कई पोस्ट कार्ड लिखे मैंने, और तमाम दोस्तों के पते पर उन्हें पोस्ट कर दिया। दोस्त ने कहा कि एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भी डाल दो, प्रधानमंत्री को पता नहीं कब तुमसे कोई काम पड़ जाए। मुझसे क्या काम पड़ना था प्रधानमंत्री को, लेकिन मैंने सोचा काम पड़े ना पड़े, पर मेरा नया फोन नंबर प्रधानमंत्री के पास भी हो तो इसमें हर्ज क्या है। और एक पोस्ट कार्ड मैंने प्रधानमंत्री के पते पर भी डाल दिया। प्रधानमंत्री का कार्यालय चाहता तो एक सिरफिरे का शगल मानकर मेरे पोस्ट कार्ड को कचरे की डलिया में डाल सकता था, पर मेरे पोस्ट कार्ड के पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाले गए। समय ही ऐसा था कि छोटी सी छोटी बात को भी संदेह की नजर से देखा जाता था। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि एक पुलिस वाले ने मेरा दरवाजा खटखटाया और पूछा, आपने ही प्रधानमंत्री को अपना फोन नंबर बदल जाने का पोस्ट कार्ड लिखा था? मैंने स्वीकार में मुंडी हिलाई तो उसने कहा कि चलिए, आपको थाने पर बुलाया है। मन ही मन कहा मैंने, वाह मेरे प्यारे जनतंत्र वाह, एक नागरिक के साधारण से पोस्ट कार्ड से इतना हड़कंप। थानेदार ने मुझे देखते ही दनादन दागे एक के बाद एक कई सवाल। क्या तुम कहीं के कोई अफलातून हो? तुमको अपना फोन नंबर बदल जाने की इत्तला प्रधानमंत्री को देने की क्या जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री तुमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री तुमसे बातचीत करते हैं? प्रधानमंत्री से तुम्हारी कितनी बार बातचीत हुई और कब कब? पिछली बार तुमने प्रधानमंत्री से कब बात की थी? मैंने कहा, रुकिए श्रीमान, जरा सांस तो ले लीजिए। मैंने कहा, रुकिए श्रीमान, जरा सांस तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई जान पहचान नहीं। मैंने सोचा लेकिन कि मेरे जैसे साधारण नागरिक के फोन नंबर बदल जाने की सूचना जब दूसरों को दे रहा हूं तो प्रधानमंत्री को भी दे दूं। प्रधानमंत्री के पास देश विदेश के तमाम महत्वपूर्ण फोन नंबर होते हैं, तो उनके पास अपने देश के एक साधारण नागरिक का भी फोन नंबर होना चाहिए। क्या इस जनतंत्र में प्रधानमंत्री और एक साधारण नागरिक के बीच चुनाव में वोट देने के अलावा कोई और संबंध नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के अलावा एक साधारण नागरिक से बात करने का क्या कभी कोई और कारण नहीं हो सकता? थानेदार को शायद लगा कि मैं कोई सिरफिरा हूं और व्यर्थ ही वे अपना वक्त मुझ पर बर्बाद कर रहा है। ऊपर का आदेश नहीं होता तो वे कब का मुझे दो एक झापड़ लगाकर मार कर भगा देता। उसने लगभग बड़बड़ाते हुए अपने बगल में खड़े ठलुए से कहा, सरकार भी कैसे कैसों के साथ फंसा देती है, जा जाकर मेरे लिए चाय बोला। इस बीच उसका कोई फोन आ गया और थानेदार फोन पर बतियाने में मसरूफ हो गया। मैं थक गया था और इस बीच इतना वक्त गुजर गया कि मुझे झपकी आ गई। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर फोन उठाया। फोन पर बोलने वाले ने फरमाया कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। देखिए, मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय क्या बजा है? क्या आप बता सकते हैं कि इस समय क्या बजा है? मैं किसी और से भी पूछ सकता था, लेकिन अचानक मेरी नजर अपनी टेबल पर पड़े आपके पोस्ट कार्ड पर पड़ी और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे ही पूछ लूं कि क्या समय हुआ है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे बेहद खुशी होती है बताते हुए
कि इस समय मेरी घड़ी में क्या बजा है। मुझे बेहद खुशी होती है ये बताते हुए कि इस समय मेरी घड़ी में क्या बजा है, लेकिन इसमें एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री की घड़ी में और एक साधारण नागरिक की घड़ी में बजने वाला समय क्या एक ही हो सकता है? प्रधानमंत्री की घड़ी में और एक साधारण नागरिक की घड़ी में बजने वाला समय क्या एक ही हो सकता है? क्या किसी ऐसे जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं जिसमें सत्ता की घड़ी और जनता की घड़ी का समय एक ही हो? मेरी दिक्कत को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप, लेकिन यकीन कीजिए, सत्ताएं अपनी घड़ी का समय अपने देश के नागरिकों की घड़ी से के समय से कभी नहीं मिलाती, और ज्यादातर गड़बड़ियां यहीं से पैदा होती हैं। तभी तभी मुझे पुलिस वाले ने जोड़कर जगाया और गुर्राया, जाओ, घर जाओ, और आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो अंदर कर दूंगा। और ये कविता सुनाता हूं। दो कविताएं अंत में पढ़ता हूं। इस कविता का शीर्षक है इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भावताव करके सब्जी खरीदते थे, वो खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे, तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। और अंत में एक छोटी कविता सुनाता हूं। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे।
धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। धन्यवाद।